माननीय अध्यक्षा दलिनेताई और अभी इनका बहुत अच्छा हमको भाषण सुनने को मिला, ऐसे पायल कनोडिया जी तथा इस सभागार में उपस्थित सभी बहनों। वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है हर बार प्रश्न कि 5 चित्र दिए होते हैं, तो उसमें से जो अलग चित्र है वो बाहर निकाल, ऐसा हर बार आता है। पायल का भाषण सुनने के बाद मुझे एकदम ये याद आ गया, इसको कहते हैं ऑड मैन आउट। उसने इतना अच्छा बोला तो मुझे लगा 2 साड़ियों के बीच में मैं पैजामा क्यों जाऊं। इसको कहते हैं ऑड मैन आउट। मगर अभी बताया है और फिर उसमें भी बताया अनुशासन है, इसमें मैं खड़ा हुआ असल में। बाकी तो जो भी मुझे बोलना था मेरी दिक्कत आया, क्योंकि आजकल भूल जाता हूँ। तो वो सारे बिंदु तो उसने ले लिए, मैं ये नहीं कहूँ चुरा ली है, क्योंकि हमारी पहले मुलाकात कोई नहीं। मगर अभी आपको सारा सहना पड़ेगा, रिपीट भी होगा। मगर ऐसी कुछ बातें होती है कि जो बार बार रिपीट करनी चाहिए। हम जिंदा क्यों हैं? तो हम श्वास रिपीट करते हैं, इसलिए जिंदा है। कभी ऐसा आप मन में आ गया क्या बार बार श्वास लेना, मैं बंद कर दूंगी श्वास लेना, किसकी हिम्मत होगी हाथ को खड़ा कर सकती है? ऐसा तो नहीं चलेगा। कुछ बातें जब बार बार करते हैं तभी वो पूर्णता की ओर जाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें अभी रिपीट भी होगी, तो उसको एक अच्छे के रूप में हम सब उसको लेते हैं। क्या नहीं हुआ मुझे समझता है, इसकी आंखें बंद हो रही है। तो ये कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे? तो कुछ कहानी के रूप में ही मैं आज बात करूंगा। देखिए, हम सबको पता है कि अच्छे कार्यकर्ता का निर्माण ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम। वो इंटरव्यू में पूछते थे पहले, तो हम जब कॉलेज में थे तो इंटरव्यू होते थे, मॉक इंटरव्यू इंजीनियरिंग में। तो हमको भी ये प्रश्न पूछते थे, वो आपको पूछेंगे कि दुनिया का सबसे कठिन काम कौन सा है। तो हम अपने अपने दिमाग से कहीं सुना हुआ जवाब देते थे कि एक तीर से निकला हुआ, कमान से निकला हुआ तीर फिर वापस जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। फिर दूसरा, टेस्ट ट्यूब से जितनी पेस्ट से बाहर निकाल दो वो फिर से वापस जा सकेगी क्या? नहीं, ये तो दुनिया का कठिन काम है। तो हमारे जो प्रोफेसर थे बोले नहीं, ये शायद आज टेक्नोलॉजी के आधार पर फिर से संभव होगा, मगर सबसे कठिन काम है आपको जैसे लगता है वैसे ही लगने वाले दूसरे को तैयार करना। जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, जो आपके हृदय में है, जो आपके दिमाग में है, वैसे की वैसे रेप्लिका को हो, उस प्रकार का दूसरे को लगे, वही इंटेंसिटी, वही कंसंट्रेशन, सब वही। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, कठिन काम है। अब इतना सारा कठिन काम आपको करना पड़ेगा। आप हाँ कहो या ना कहो। मैं सिनेमा का गाना नहीं बोलूंगा, तू हाँ कर या ना कर, ये मैं नहीं कहूंगा। मगर आपको ये काम अभी करना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो फिर मन में आता है ठीक है मैं कर लूंगी। पहले किसने किया है ये काम? तो ये पहले किसने काम किया ऐसा यदि हमने सुना तो हमारा विश्वास बढ़ता है। देखिए, ऐसे जो पूरा अभी जो वर्णन पायल ने भी किया कार्यकर्ता के बारे में, तो उसी प्रकार का कार्यकर्ता निर्माण का काम हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने किया। उसमें एक अच्छा अग्रणी नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्होंने जीरो में से काम खड़ा किया और एक हिंदुत्व की लेबोरेटरी महाराष्ट्र में खड़ी की कि हिंदुत्व के आधार पर फिर से समाज खड़ा हो सकता है। इसलिए आज हम कहते हैं गर्व से वो हिंदू है। वो नहीं होते तो हम नहीं कह सकते थे। उन्होंने अकेले किया क्या सारा? नहीं। तो आप जरूर उनकी जीवनी पढ़े, शायद पढ़ी भी होगी तो दोबारा पढ़े, इस भाव से पढ़े कि उन्होंने कार्यकर्ता कैसे निर्माण करे, एक एक कार्यकर्ता खड़ा किया।
शिवाजी महाराज जा रहे थे दक्षिण में, साउथ में जा रहे थे पराक्रम करने के लिए, कुछ लड़ाई करने के लिए। तो जाते समय कुतुब शाह एक सल्तनत थी, तो कुतुब सल्तनत से उनको पास होना था। तो उन्होंने उनकी परमिशन मांगी कि भाई दूसरा रास्ता नहीं है, आपसे मुझे तो कोई युद्ध करना नहीं है, आप मुझे जाने दो। तो कुतुब शाह भी उनके बारे में जान रहा था, सब सुन रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। कुतुब शाह को जानना था कि शिवाजी की ताकत क्या है, शिवाजी के पास एम्युनिशन कितना है, शिवाजी के पास घोड़े कितने हैं, शिवाजी के पास हाथी कितने हैं, ये सारा उसको इंटेलिजेंस चाहिए था। तो उसको लगा कि चलो अपने आप ये सारा इंटेलिजेंस मिल जाएगा। उन्होंने कहा आप जाइए। तो शिवाजी महाराज वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने को स्वागत करने के लिए भी आए, एक जगह उनका निवास भी था। तो तब उनको पता चला कि इतने घोड़े हैं, इतना एम्युनिशन है, बाकी सब तोहफे वगैरह इतनी है। एक उसके ध्यान में आया कि शिवाजी महाराज के पास हाथी नहीं है। तब आज जैसे मिसाइल वगैरह कुछ होगा, वैसे हाथी का महत्व था कि आपके सैन्य में कितने हाथी है, कितने घोड़े हैं। तो कुतुब शाह को पता चला कि इनके सैन्य में हाथी तो है नहीं। तो उन्होंने शिवाजी को कहा कि आपके स्वागत में हम हाथी की झुंड करवाते हैं, हमारा हाथी अच्छा और आपका हाथी। शिवाजी महाराज ने कहा ठीक है, कोई हरकत नहीं। अब इनको लगा कि इसके पास तो हाथी नहीं, इसने तो हाँ कह दी। दूसरे दिन सुबह 11 बजे का समय हुआ, सब ग्राउंड में आ गए, बड़े मैदान में सारे लोग आए देखने के लिए। तो उन्होंने अपने राज्य का सबसे, जिसको कहते हैं कि ताकतवर हाथी, उसको मैदान में लाया, उसके सूंड में एक तलवार दे दी। अब सब देख रहे थे शिवाजी का हाथी कौन सा आएगा, कुतुब शाह भी देख रहा था। थोड़े समय कोई आया नहीं। उसके बाद एक बारीक सा, बहुत ज्यादा हाइटेड भी नहीं, ज्यादा पहलवान भी नहीं, ऐसा एक लड़का ग्राउंड में आ गया। उसका नाम था यसाजी कंकर। वो ग्राउंड में आ गया, सब देख रहे थे, अरे ये तो बहुत छोटा दिख रहा है, क्या ये हाथी से लड़ेगा, अब तो ये मारने वाला है, शिवाजी को समझता नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे। तो जैसे वो हाथी ने देखा यसाजी कंकर को, तो हाथी तो उसके तरफ दौड़ा जोर से। तो लोगों ने तो आंखें बंद कर दी थी, गया अभी है, अपने सामने अभी एक मर्डर होने वाला है। तो लोग इसमें देख रहे थे। तो थोड़ी उन्होंने आंखें खोली, तो यसाजी कंकर को वो हाथी को फेरे लगा रहा था। हाथी को पीछे से गया, उसने पूंछ पकड़ ली, बहुत जोर से मरोड़ी, और उसको हाथी को दबाकर उसके पीठ पर बैठ गया। और अपने पास जो उसके पास थी तलवार को, या उसके जो सूंड में तलवार थी, वो लेकर उसके गंडस्थल पर वार करने लगा। तो हाथी तो जैसे उसके मस्तक पर मारा जाता है, तो हाथी एकदम दब जाता है। तो हाथी नीचे बैठ गया। तो लोग एकदम चिल्लाने लगे, उनको विश्वास नहीं था। तब शिवाजी महाराज ने से कुतुब शाह की तरफ देखा और कहा, ये हमारे हाथी है, मैं कहूंगा ये हमारा कार्यकर्ता है। अब कैसे कार्यकर्ता बने होंगे ये कार्यकर्ता कैसे बने होंगे कि जो अपना सारा न्यौछावर कर देंगे, जो कहेंगे वही मानेंगे, बस दैट इज द लास्ट वर्ड। कि ना जीवन की चिंता करना है, ना अपने किसी बात की चिंता करनी है, ना परिवार की। ऐसे शिवाजी महाराज के पास एक एक कार्यकर्ता थे, इसलिए हिंदवी स्वराज्य संस्थापन हुआ था। ये तो नहीं हो सकता। हम तो इतना सीख सकते हैं। आज विश्व मंगल सभा पैन इंडिया हो गया, इसको एस्टेब्लिश करना है, इसको बढ़ाना है, हर जिले तक हमको पहुंचना है। कभी कभी तो मुझे भी ऐसे सपना आता है कि विश्व मंगल सभा का काम हर जिले में गया। देश में 633 जिले हैं, 633 जिलों में विश्व मंगल सभा का परचम लहरा रहा है। ऐसा सपना आता है मुझे, फिर एकदम नींद खुल जाती है, आंखें खुलती है, किसके भरोसे पर करेंगे, अभी तो कोरोना का से सत्र ही है। तो ये मन में आता ही है। तो ये
इतनी बड़ी रेंज है, इसको कैसे पूर्ण करें? ये संभव है, निश्चित रूप से ये संभव है। इसलिए किसी भी कार्य पद्धति में कार्यकर्ता का अनन्य साधारण महत्व है, उसके सिवा कोई बात नहीं हो सकती। हमको इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। देखिए, कार्यकर्ता मैंने क्या, कार्य और कर्ता। कर्ता तो भगवान के लिए है, कर्ता यह शब्द प्रयोग भगवान के लिए उपयोग में लाया हुआ है। हमारा कार्य भी भगवान का है। और इससे दूसरा वाक्य, आप भी भगवान से कम नहीं हो, ये तो निश्चित है। हर कार्यकर्ता भगवान से कभी होता ही नहीं है। उसको उस भाव से देखना, उस कैटेगरी से देखना, उस एबिलिटी से उसके तरफ देखना, ये देखने की आदत स्वयं को लगाना, ऐसा अपना स्वभाव, अपना मन बनाना, यह आवश्यक है। ये कैसे बनेगा, कैसे बन सकता है? जब आपको आपके ध्येय के प्रति बहुत निष्ठा होगी कि उसके सिवा तो आपको दूसरा कुछ दिखता नहीं होगा, तभी यह संभव है। मैं जो कुछ भी करती हूँ, खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ, श्वास लेती हूँ, सोती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, उसके पीछे मेरा ध्येय है। ठीक है, घर गृहस्थी सबको है, सबको करनी है, सब छोड़ दो ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है, वो तो करना ही पड़ेगा, मगर ये एडिशनल जिम्मेदारी हम सबको निभानी है। और हमको ही निभानी नहीं है तो देश की हर महिला को ये बताना है कि आपको भी निभाना है। मैं करती हूँ, आप भी करो। आप ये भी कह सकते, उसको बताओ मैं भी फंस गई, आप भी फंस जाओ, ये भी आप कह सकती हो, कोई हरकत नहीं है। फंस गई तो फंस गई, इसके लिए भी नसीब लगता है ऐसी बातों में फंसने के लिए। ये पूर्व जन्म का कुछ फल है कि इसके लिए हम इसमें फंस गए हैं। ऐसा फंसना बहुत अच्छा होता है। कार्यकर्ता कैसा चाहिए? अभी जैसे आपको कहा कि आप आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके आपके सामने साइकिल का चित्र लाओ और उसका वर्णन करो। आप में से कोई भी करेगा, उसके लिए साइकिल स्टेज पर लाओ, मेरी आंखें खुली रहनी चाहिए, मैं फिर साइकिल का वर्णन करूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। साइकिल का चित्र हमारे दिमाग में पक्का है, बिल्कुल पक्का बैठा हुआ है, और इसीलिए साइकिल का वर्णन हम कर सकते हैं। वैसे हमारे दिमाग में कार्यकर्ता का चित्र फिट बैठना चाहिए। आंखें बंद करो और कार्यकर्ता का वर्णन करो, ये आना चाहिए। ये यदि हमको आता है तो निश्चित रूप से हम कार्यकर्ता बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर मन में आता है ये कार्यकर्ता बनता कैसे है? तानाजी मालुसरे, यशाजी पंत वगैरह ये कैसे बने शिवाजी महाराज के? ये कार्यकर्ता के गुण कौन से चाहिए? इसके बारे में फिर हमारा बराबर सोचना, ये बार बार हम सोचते रहते हैं। हर एक कार्यकर्ता गुण स्वरूप चाहिए। जैसे हम एक एक गुण भगवान के भी देखते हैं ना, वैसे कार्यकर्ता के भी देखे जाते हैं। विश्व मंगल सभा माने क्या? कौन समझता है विश्व मंगल सभा को? विश्व मंगल सभा को आपको देखकर समझा जाता है। विश्व मंगल सभा क्या है तो लोग आपके तरफ देखते हैं, यह विश्व मंगल सभा है। माने संगठन का रूप भी कार्यकर्ता के आधार पर ही स्पष्ट होता है। तो कार्यकर्ता गुणों के बारे में हम सबने सोचना चाहिए। जो जो अच्छा है वो कार्यकर्ता का गुण है। मैं बहुत इसमें समय नहीं अभी दे रहा हूं। तो जो जो अच्छा है, जो जो संगठन के हित में है, जो जो मेरे ध्येय के हित में है, वह सब कार्यकर्ता के गुणों में आता है। ऐसे गुण मुझ में आए, इसका प्रयास हम सब ने करना चाहिए। और गुणों की चर्चा, गुणों का चिंतन आप जितना करोगे उतने आपके गुण विकसित होंगे। ये भी उतना ही महत्व का होता है।
इसलिए हमारे सारे विषयों में जब हमारे ऐसी बैठकें वगैरह होती है, बार बार आपने भी अनुभव किया होगा, आपने भी ये विषय बहुत बार सुना है, तो ऐसे विषय हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता यह विषय हर बैठक में होता ही है, क्योंकि गुणों का चिंतन और गुणों की चर्चा हम जितना ज्यादा करेंगे उतना उसका फायदा हमें मिलेगा। तो इसके बारे में हमने स्वयं सोचना चाहिए, दूसरे को भी सोचने के लिए उद्युक्त करना चाहिए। आज के परिस्थिति में सामूहिक भाव बहुत महत्व है। बिना सामूहिक भाव कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए सामूहिक भाव का निर्माण यह कार्यकर्ता का पहला काम है। हमारी विशेषता क्या होनी चाहिए, आज तक की क्या रही? कोई अकेली काम नहीं करेगी, तो हमारा टीम वर्क होगा। समूहों के साथ एक साथ बैठकर हम निर्णय करेंगे, समूह साथ बैठकर हम सोचेंगे। जैसे पायल ने कहा कि ये बैठक ऐसे नहीं हो रही है, बहुत सारे कार्यकर्ता इसके लिए बैठते हैं। 2 महीने से ये सारा चल रहा है, दिल्ली के कार्यकर्ता बैठे हैं, रोज बैठते हैं, रोज सोचते हैं। कितने बार सबको फोन भी आए होंगे, छोटी छोटी बातों का चिंतन करते हैं। यहाँ तो मैनेजरियल काम करने वाली बहुत सारी महिला होगी कि जो अकेली बैठकर कर सकती है। इतना सारा सबको टाइम वेस्ट मैन आवर्स खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मगर हमारा कैलकुलेशन मैन आवर्स का कैलकुलेशन नहीं होता, तो हमारा कैलकुलेशन होता है टीम वर्क का। सब समूह में काम करेंगे। समूह में कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है। ऐसा नहीं है कि समूह में गलत नहीं होता है। गलत हुआ तो होने दो, वो समूह की गलती है। गलतियां दुरुस्त हो सकती है, समूह नहीं बन सकता कभी भी। इसलिए हमको सबको समूह की गलतियां हो तो भी चलता है। हर बार समूह का बराबर ही होता है ऐसा तो निश्चित नहीं बोल सकते। तो इससे हमको बहुत, जिसको हम कहेंगे कि माइक्रो थिंकिंग, इन सारी बातों का करना पड़ेगा। देखिए हमारा चित्र है जो हमारा इंडियन है, वहां पर शिव जी का पूरा परिवार है। हम मानते हैं कि शिव जी हमारे विश्व का पहला परिवार है, वही हमने आदर्श के रूप में वहां पर रखा है। हम सबको पता है, आपने सुना भी होगा ये कहानी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम सबको पता है कि शिव जी के परिवार में कौन कौन है। भगवान शिव जी है, पार्वती है, कार्तिकेय है, गणेश जी है। शिव जी का वाहन नंदी है, पार्वती का वाहन पार्वती शेर है, कार्तिकेय का वाहन मोर है, और इसका वाहन शिव जी के गले में सांप है। आप देखिए ये सारा चित्र अपने आंखों के सामने लाइए, सब एक दूसरे की विरोधी है। वो चूहा, मूषक, सब एक दूसरे की विरोधी है। सांप और मूषक दोस्ती है इनकी, आओ बैठो चीयर्स। नंदी और शेर बहुत पक्के दोस्त है। मोर और सांप क्या दोस्त है? फिर भी एक परिवार में है कि? मैं एक बार मॉरिशस में था, तो वहां पर एक स्कूल में मुझे पूछा, एक बच्चे में स्कूल में जाता था, तो एक स्कूल में मुझे पूछा, मैं गया, कहानी बताइए, तो एक खड़ा गया, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। ठीक है, मैं पूछो, अभी ना तो नहीं बोल सकते। तो उसने कहा कि मेरे क्लास में हम 6 हिंदू हैं, बाकी सब ईसाई है, ये हमको चिढ़ाते हैं कि आपके भगवान सारे जू गॉड्स हैं, सारे भगवान जू गॉड्स हैं। बराबर है, हमारे सारे भगवान के पास सब प्राणी ही है, तो जू गॉड ही है। तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, आप बताइए। अब मुझे भी मालूम नहीं था, जू गॉड तो है, अब इसके बारे में क्या कहें। तो मुझे एकदम ये कहानी मैंने कहीं एक कीर्तन में सुनी थी, तो मैंने ये कहानी उन बच्चों को बताई थी।
कि एक शिवजी के परिवार में सारे प्राणी हैं, सब एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी एक परिवार में है। क्यों? हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में परिवार में 3 बातें बहुत प्रमुख है। पहली बात माने को एग्जिस्टेंस, हम दूसरे का अस्तित्व मान्य करते हैं। मैं ही रहूंगी ऐसा कभी हम नहीं कहते। समिति में मेरे अलावा कोई काम नहीं करेगा ऐसा कोई कह सकता है? आपके बीच में मैं भी रहूंगी, आप भी रहो, मैं भी काम करती हूँ, आप भी काम करो। इसको कहते हैं को एग्जिस्टेंस, दूसरे का सह अस्तित्व को एक्सेप्ट करना। इससे हम चल सकते हैं साथ में। तो इस परिवार में को एग्जिस्टेंस है, एक दूसरे के अस्तित्व को विरोध में है मगर एक दूसरे के अस्तित्व को एक्सेप्ट करते हैं। फिर दूसरा होता है कोऑपरेशन। परिवार में हम देखते हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसलिए यदि 4 भाई है और उसमें से एक डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, तो वो कभी दिव्यांग ऐसा महसूस नहीं करता, तीनों भाई उसको सहायता देते हैं और बराबरी में लाते हैं। इसको कहते हैं कोऑपरेशन। ये परिवार की भावना है, कोऑपरेशन। और तीसरी है सब कुछ है मगर हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा ये कहानी में यदि हम संगठन में इसको अप्लाई करें तो यही तो 3 बातें संगठन में लगती हैं। कार्यकर्ता को क्या सीखना है? तो सबसे पहले को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। मैं अकेली नहीं हूँ, तो मेरी पूरी टीम है, सबका अस्तित्व है। जैसे मेरा है वैसे सबका अस्तित्व है। जैसे मैं सोचती हूँ सभी सोचते हैं, जैसे मैं काम करती हूँ सभी काम करते हैं। मैं ही काम करूंगी, मेरा ही सब सुने, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। ऐसे से आपने से तो कोई नहीं ऐसा कि बस मैं ही रहूंगी बाकी कोई नहीं। मैं अलग अर्थ में बोल रहा हूँ इसका, दूसरे अर्थ में मत लीजिए। तो हमारा ऐसा तो होता नहीं है, हम बहुत सीधे तरीके से काम करते हैं। तो ये तीनों भी बातें, को एग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ये हमने सीखना और कार्यकर्ताओं को भी सिखाना। इसी से ही हमारा कार्यकर्ता निर्माण होता है। आपने काम कितना किया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपने काम कैसा खड़ा किया दैट इज इम्पोर्टेंट। आप कितने अच्छे कार्यकर्ता है इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है आपके पीछे कितने कार्यकर्ता है कि जो आपको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा जो कार्यकर्ता होता है वो बड़ा होता है। जैसे वो युवा अनुकूल में आता है, एक फ्रेज आती है, आप भी आज भी और कल भी आप सुनेंगे, एक माँ के लिए क्वालिटी टाइम और क्वांटिटी टाइम। हमारे कार्यकर्ता के लिए भी क्वालिटी टाइम होता है। आप कार्यकर्ता को कितना क्वालिटी टाइम देते हो? 22 घंटे 24 घंटे उनके साथ रहने से कार्यकर्ता निर्माण नहीं होता है। तो आप उसके लिए कितना क्वालिटी टाइम देते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से फिर पहचाना जाता है। काम करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सामने वाले को पहचानना। ये सबसे कठिन काम है कि सामने वाली व्यक्ति कैसी है। कभी बोलते समय वो बहुत बोलती है, हमको एकदम इम्प्रेस कर डालती है, आपको लगता है कि बस और दूसरे कार्यकर्ता ही नहीं, और तुरंत पीछे लगती है, इसको अध्यक्ष बना, इसको अध्यक्ष बना। अरे भाई रुको, वो आता है ना, रुको थोड़ी देर, रेल में आता है बार-बार। सबको पता है। फिर बाद में 2 बार 3 बार यदि उससे मिलते हैं फिर यही बोलते हैं ठीक नहीं, ठीक नहीं, थोड़ा सा जरा तो देखिए, तभी पेशेंस चाहिए। तो एकदम किसी ऐसे इसमें झांसे में मत आओ, मैं बोलूँगा झांसे में मत आओ। कभी कभी कोई कार्यकर्ता एकदम वेवलेंथ मैच ही नहीं होती हमारी, क्योंकि कार्यकर्ता की वेवलेंथ मैच होनी चाहिए। जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं, चेहरे से पता चल जाता है मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। हम बोल रहे वो इधर देखती है, हम बोल रहे वो उधर देखती है।
कभी आंखों में आंखें डालकर देखती ही नहीं है, कैसे मैच करेंगे? समय देना पड़ता है। तो तुरंत इसका निर्णय मत करो ये अच्छी है बुरी, एकदम टिक करो, क्रॉस या राइट पे साइन करो, ऐसा नहीं है। तो कार्यकर्ताओं को पहचानना ये बहुत बड़ी बात होती है। वो यदि सीख गए तो बस आपको और सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सीखना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात है कि घर की माँ को ये बहुत तुरंत समझ में आता है, वो इतना तुरंत पहचानती है सामने वाले का चेहरा देखकर कि सामने वाले ने क्या किया है, उसके मन में क्या है। ये माँ के सिवा इतना सिक्स सेंस और किसी में भी नहीं है। ये तो दिस इज प्रूव साइंस, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि प्रूव है साइंटिफिकली, ये प्रूव है। एक बार क्या हुआ था, हम छोटे थे, अब परिवार में बड़ा डिसिप्लिन था, तो वो बाहर का भेल खाना पूरी खाना बड़ा अच्छा लगता था। पैसे भी दे रहे थे, कौन देगा पैसे, ना पिताजी देते ना माँ देते। साल में एक बार जाकर पानी पूरी खाना। तो हमारे 2-3 भाई, मामा के लड़के वगैरह, हमने सोचा कि यार पानी पूरी खानी चाहिए, घर में कौन पैसे देगा। तो एक हमारा भाई था बड़ा, वो हमारे इसमें बॉस था। उसने कहा चलो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सबको खिलाऊंगा। हमको क्या, उसके पीछे पीछे हम भी गए। शाम को 6 बजे पानी पूरी खाई, भेल खाई और वापस आए घर में। घर में आने के बाद वहां तो पानी पीने के लिए नहीं था, तो सबने पानी बहुत पी लिया। हमको लगा हमारे तरफ कोई देख रहा नहीं, पानी पी रहे भाई। अब खाने के लिए बैठे तो हर एक कह रहे नहीं, एक रोटी बस हो गई, आज भूखी नहीं है। दूसरा कह रहे मैं चावल ही होगा, कुछ नहीं। माँ को तो तुरंत ध्यान में आएगा सब कुछ तो भी गड़बड़ है। माँ पहचानती है सबके चेहरे देखकर। और फिर पता चल गया हमारे चाचा थे, उसके जेब में से उन्होंने पैसे लिए थे। तो तुरंत तो चाचा ने कहा सुबह उठकर, अरे जेब में से कैसे, कहाँ गए 100 रुपए, कहाँ गए? हमको बोलने वाले, हमको तो पता ही नहीं था, हमारा वो डाउन भाई था, उसको मालूम था कहाँ से पैसे लाए, हम तो सिर्फ खाने वाले थे। तो कहाँ गए पैसे, कहाँ गए, सब जगह ढूंढना शुरू कर दिया। तो हमारी इंटेलिजेंट माँ थी, वो शांत रही। शांत रहने के बाद उसने वो डॉन को ही बुलाया बराबर। अब उससे पूछा, कल तूने शाम को 4 गिलास पानी क्यों पिया? अब इसका ये चोरी से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, 4 गिलास पानी क्यों पिया? अब वो गड़बड़ा गया। 4 गिलास पानी बोले, मैं खेल कर आया था तो पी लिया मैंने पानी। नहीं बोले, तूने भी पानी पिया, फिर वो दूसरे ने 3 गिलास पिया, दूसरे ने 2 गिलास पिया, इतना पानी क्यों पिया? हमको सबको लगा कि माँ को बाहर से पानी लाना पड़ता है, इसलिए वो चिढ़ गई होगी। मगर उसने तुरंत पहचान लिया कि बाहर से कुछ तो भी खाकर आए हैं और घर में आकर पानी पिए, बाहर खाने के लिए गए, मैंने पैसे इनके जेब में आए। उसने तुरंत पहचान लिया। चेहरे से पहचानना ये माँ की कला होती है। मेरे आपसे यही प्रार्थना है, मैंने कहानी इसीलिए बताई कि चेहरे से सामने वालों को पहचानो। चोर पकड़ दो ऐसा नहीं करो, ये मत ध्यान में रखो, मगर सामने वालों को चेहरे से पहचानना। और ऐसे अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को हमारे संगठन से जोड़ना। देखिए समाज बहुत बड़ा है, ये तो हर बार भाषण में कहते हैं ना कि 140 करोड़ की आबादी है, उसमें 70 करोड़ महिलाएं हैं। हमारा रीच आउट कितना हो सकता है? 70 करोड़ तक हो सकता है। तो हमारे पास तो बहुत क्या कहे तो स्कोप है काम का, मगर उसको पहचानना, उनका चयन करना, उनको जोड़ना। एक हाथ में लालटेन लेकर वो घूम रहे थे। लोगों को लगा कि तो इतना विद्वान आदमी है, सूरज इतना है, प्रकाश पड़ा हुआ, ये लालटेन लेकर कहाँ घूम रहे? तो लोग उनको पूछते कि डायजेनिस जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं मनुष्य को ढूंढ रहा हूँ। तो सबको लगा बड़े विद्वान लोग तो ऐसे होते ही है, उनका नट थोड़ा ढीला होता ही है, तो उसका ऐसा कुछ होगा। तो सबको वही जवाब देते कि मैं मनुष्यों को ढूंढ रहा हूँ। तो एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, अरे भाई हम आपके सामने तो खड़े हैं ना, तो आपको कौन से मनुष्य चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया कि
कि मुझे मनुष्य चाहिए, पिग्वीज नहीं। पिग्वीज माने बहुत छोटा व्यक्ति जिसको खुजा कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे पिग्वीज चाहिए। पिग्वीज नहीं चाहिए, मनुष्य चाहिए। आप कभी भी विवेकानंद जी का चित्र देखिए, विवेकानंद जी के चित्र में भी नीचे लिखा रहता है आई वॉन्ट मैन, मुझे भी मनुष्य चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो पत्रकार ने उनको पूछा कि देश को अच्छा बनाने के लिए आप इतने दिन से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा मुझे 100 अच्छे आदमी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बोल रहे मुझे आदमी चाहिए, विवेकानंद कहते हैं मुझे आदमी चाहिए, डायडिनेस कह रहा है मुझे आदमी चाहिए। तो ये मनुष्य आते कहाँ से है? कहाँ से लाएंगे इन मनुष्यों को? ये तो हमारे सामने भी प्रश्न है। अभी विश्व मंगल सभा का काम पैन इंडिया हो गया, पूरे भारत में हर प्रांत में विश्व मंगल सभा का अस्तित्व है। तो ये सारा आगे बढ़ाने के लिए, जैसे सुबह बताया कि अभी अपेक्षा का कालावधि हमारा प्रारंभ हो गया, तो इसके लिए तो मनुष्य चाहिए ना, महिलाएं चाहिए, अरे मनुष्य चाहिए इस सारा काम करने के लिए। कहाँ से लाएंगे? यहाँ अल्लाह का दिया तो काम नहीं करेगा कि आपको मिल गया और आपने घिस दिया, तुरंत वो आ गया, बोलो मेरे आका, और आपने कहा ठीक है 100 कार्यकर्ता भेज दो। ऐसा तो होने वाला नहीं है।